कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? As we are discussing in these days philosophy and features of Islamic finance, I'll continue the same topic. Your teacher Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah is in front of you. Before going towards today's plan, let's have a glimpse of whatever we discussed in the last class. In the last class, we were discussing philosophy of Islamic finance, in which we started with an intro, in which detailed Islamic finance introduction was taken. Then we talked about security and collateral. If you remember, I shown you a slide on which a table was mentioned. In that, I mentioned multiple modes of financing and their liquidity position, their required rate of return position, and whether the collateral or pledge is required for that or not. So we defined what security or pledge means or collateral means. Then we talked about liquidity. What does liquidity mean? And then we talked about valid gains on investment. Then all prefixed returns are not riba. I discussed that in very much detail that normally there is a misconception कि कोई भी अगर फिक्स रेट है तो दैट इज कंसिडर्ड एज रिबा, लेकिन तमाम फिक्स रेट्स जो हैं वो रिबा नहीं होते. आई मेंशन दैट. फिर हम लोगों ने वेरिएबल रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर वेरिएबल रेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं या क्या होते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट बेंचमार्क्स और रेफरेंस रेट्स के ऑफ कोर्स बेंचमार्क्स इस्टेब्लिश करने चाहिए. इस्लामिक बैंक्स भी इस्टेब्लिश करते हैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट से पहले. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट डेवलप योर बेंचमार्क्स यू विल नॉट बी एबल टू इवेल्युएट दैट what was the performance of your investment. इसलिए रेफरेंस पॉइंट्स या बेंचमार्क्स का होना ज़रूरी है. फिर हम लोगों ने मेन थीम के अंदर एंटाइटलमेंट टू प्रॉफिट विद रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी. देन वी टॉक्ड अबाउट इस्लामिक बैंक्स डीलिंग इन गुड्स नॉट इन मनी. इसके ऊपर हमने एक डिस्कशन की थी कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो गुड्स में डील करते हैं, पैसे में डील नहीं करते. तो आज हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस को. देन विल टॉक अबाउट डेट वर्सेस इक्विटी. फिर हम इस्लामिक बैंकिंग बिजनेस वर्सेस बेनेवलेंस की बात करेंगे. फिर हम एक्सचेंज रूल्स की, देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे. देन मनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे. एंड देन आई विल ट्राई टू समराइज व्हाटएवर वी विल डिस्कस इन होल ऑफ दिस चैप्टर. तो बात शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, और जिस कॉन्टिन्यूटी में मैं चल रहा था, मैं 7 स्टेप्स आपसे डिस्कस कर चुका हूं. आज हम लोग बात करेंगे 8 स्टेप की, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन. इस्लामिक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर एंड डॉक्यूमेंटेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द कन्वेंशनल बैंक्स. इस्लामिक बैंक्स को कन्वेंशनल बैंक से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को अडॉप्ट करना चाहिए, डिस्क्लोजर्स देने चाहिए और डॉक्यूमेंटेशंस करनी चाहिए. Lack of transparency in respect of murabaha transactions, where Islamic banks are required to provide all details of the cost or price and the payment mode, may render the transaction non-Sharia compliant. अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है मुराबाहा ट्रांजेक्शन्स के अंदर, तो इस्लामिक बैंक्स जो कि रिक्वायर्ड हैं पूरी डिटेल्स कॉस्ट या प्राइस की देने के या पेमेंट मोड के बारे में बताने के, वो जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे मे बी वो शरिया कंप्लाइंट ना हो. इसलिए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए या इस्लामिक बैंक्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फुल डिस्क्लोजर, टू गिव अ ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. होली कुरान enjoins us to write down and take witnesses in all transactions that involve credit one way or the other. कलाम पाक हमें तरगीब देता है लिखने की और विटनेसेस की तमाम ट्रांजैक्शंस में जहां पे क्रेडिट इन्वॉल्व होता हो, एक तरीके से या दूसरे तरीके से. सिमिलरली द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ एनकरेज डिस्क्लोजर of all features of goods being traded and the competitive environment in which people get sufficient information about goods and their prices in the market. इसी तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एनकरेज किया है डिस्क्लोजर को. तमाम फीचर्स, जितने भी फीचर्स हैं किसी गुड के जो कि इन ट्रेड हम करने लगे हैं, उन तमाम का डिस्क्लोजर दिया जाए. और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, जहां पर कंपटीशन मौजूद है, वहां पर लोग कैसे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गुड्स के बारे में एक्वायर करते हैं और उनकी प्राइसेस कैसे मेंटेन करते हैं मार्केट के अंदर, तो दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड. द इस्लामिक बैंक्स डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर स्ट्रिंजेंट. इस्लामिक बैंक्स के जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं ये काफी सख्त हैं, बिकॉज देयर रोल इज नॉट लिमिटेड टू अ पैसिव फाइनेंसर, क्योंकि उनका रोल सिर्फ पैसिव फाइनेंसर तक लिमिटेड नहीं है.
कंसर्न ओनली विद इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड लोन रिकवरी, चूंकि वह सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट या लोन रिकवरी के अंदर काम नहीं करते. इनके डिस्क्लोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और देयर आर very stringent rules about the disclosure of Islamic banks. Islamic financing modes are used to finance specific physical assets like machinery, inventory and equipment. Islamic financing modes जो है जो इस्तेमाल होते हैं फाइनेंस करने के लिए specific physical assets को, जिसमें मशीनरी, इन्वेंट्री और इक्विपमेंट मौजूद हैं. Hence, clients of Islamic finance must have businesses which should be socially beneficial, creating real wealth and adding value to the economy rather than making profit out of anti-social or merely paper transactions. इसलिए जो इस्लामिक फाइनेंस के क्लाइंट्स हैं जो उनके साथ बिजनेस करते हैं which should be socially beneficial, जो भी बिजनेस हो रहा है उसका सोसाइटी को फायदा होना चाहिए, रियल वेल्थ उससे क्रिएट होनी चाहिए और इकोनॉमी में वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए, ना कि हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए चाहे वो इमोरल एक्टिविटीज़ हैं, अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करें और ये जो हमारी जितना भी डिस्क्लोजर है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शंस तक रह जाए. एक्चुअल रियल वे के अंदर मनी क्रिएशन होनी चाहिए और वैल्यू एडिशन होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर. An Islamic bank is a partner in trade and has to concern itself with the nature of business and profitability position of its clients. इस्लामिक बैंक जो है ये एक पार्टनर है ट्रेड के अंदर और इसका कंसर्न होना चाहिए नेचर ऑफ बिजनेस में और अपने क्लाइंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के अंदर. ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं कि आपने एक एजेंट बनाकर छोड़ दिया, यू आर सपोज टू बी अ पार्टनर ऑफ दैट, और आपका ऑफ कोर्स जब आप पार्टनर होंगे आपका उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा और आप उसके तमाम प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में यू विल बी कंसर्न्ड एज वेल. टू अवॉइड लॉस एंड रेपुटेशनल रिस्क, द इस्लामिक बैंक्स हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट अबाउट देयर क्लाइंटेल. लॉस को अवॉइड करने के लिए और अपनी रेपुटेशनल रिस्क को मेंटेन करने के लिए इस्लामिक बैंक्स को एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ता है अपने क्लाइंटेल के अंदर. एज सच आई बिलीव इस्लामिक बैंक्स आर लेस लाइकली टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म देन कॉन्वेंशनल बैंक्स. मेरा ये ईमान है या मैं यकीन रखता हूँ कि इस्लामिक बैंक्स जो है वो कुछ कदरे कम एंगेज होंगे इलीगल एक्टिविटीज के अंदर देन कॉन्वेंशनल बैंक्स जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म शामिल है. ये हो सकता है मेरी एक इल्यूजन हो, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि जितने स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, जितनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं, उनके तहत ये बात अपेरेंटली लगती है कि इस्लामिक बैंक्स इतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे जितने शायद कॉन्वेंशनल बैंक्स होते होंगे. तो द नेक्स्ट स्टेप इज एडिशनल रिस्क्स फेस्ड बाय इस्लामिक बैंक्स. Even though Islamic banks can genuinely take collateral for extending finance, they cannot rely on it heavily because of the risks associated with various transactions. Even though Islamic banks जो हैं वो genuinely collateral लेते हैं फाइनेंस एक्सटेंड करने के लिए, वो रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादातर इसके ऊपर, क्योंकि रिस्क जो हैं वो वेरियस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं. They are therefore under obligation to carry out a more careful evaluation of the risks involved. इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा केयरफुल रहें रिस्क्स जो उसके साथ शामिल होंगे उनकी इवेल्युएशन के अंदर. The additional risks that Islamic financial institutions have to face are asset, market, and Sharia non-compliance risks, greater rate of return risks, greater fiduciary risks, greater legal risk and greater withdrawal risk. जो बाकी एडिशनल रिस्क कुछ एसोसिएटेड होते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो कुछ होते हैं जो उनके एसेट्स को फेस करना होते हैं. मार्केट एंड शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क्स, मार्केट की सिचुएशन क्या है और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स ना हो जाएं जो कि शरिया कंप्लायंट ना हो. ग्रेटर रेट ऑफ रिटर्न रिस्क, ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न की अनसर्टेनिटी. ग्रेटर फिड्यूशरी रिस्क्स, ग्रेटर लीगल रिस्क्स, लीगैलिटी ऑफ कोर्स, एंड ग्रेटर विड्रॉल रिस्क. ये ना हो कि लोग अपनी विड्रॉल ज़्यादा कर लें. एसेट रिस्क इज इन्वॉल्व इन ऑल मोड्स पर्टिकुलरली इन मुराबहा बिफोर ऑनवर्ड सेल टू द क्लाइंट. एसेट रिस्क जो है ये इन्वॉल्व करता है तमाम मोड्स के अंदर, ख़ास तौर पे मुराबहा में जहाँ पर ऑनवर्ड सेल टू द क्लाइंट जो है वो ऑफ कोर्स चल रही हो. सलाम आफ्टर टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम द सलाम सेलर, एंड इजारा as all ownership related risks belong to the bank, so
long as the goods are in its ownership. जब तक गुड्स बैंक की ओनरशिप में है, ये सारे के सारे रिस्क बैंक ही को बॉर्न करने होते हैं. इन शिरका बेस्ड मोड्स रिस्क इज बॉर्न एज पर द शेयर इन द ओनरशिप. शिरका बेस्ड मोड के अंदर रिस्क उतना ही बेयर करना पड़ता है जितना आपकी शराकत है उसके अंदर. Certain developments in the economy or the government's trade policy may affect the demand and prices of goods. कुछ डेवलपमेंट्स जो इकोनॉमी में और गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी में होती हैं, ये इफेक्ट कर सकती हैं डिमांड और प्राइस ऑफ गुड्स को, लीडिंग टू एसेट प्राइस एंड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क, जिसकी वजह से कौन कौन से रिस्क एसेट का, प्राइस का या फिर रेट ऑफ रिटर्न रिस्क जन्म ले सकते हैं. रिसीवेबल्स क्रिएटेड अंडर मुराबहा cannot be enhanced even if the general market rate benchmark rises. Receivables जो कि मुराबहा के केस के अंदर क्रिएट होते हैं, वो इवन इनहेंस हो सकते हैं बाय जनरल मार्केट रेट, अगर जो बेंचमार्क रेट है आपका या जो रेफरेंस रेट है वो हाई हो जाए. In the case of non-Sharia compliance, not only would the related income go to the charity account, but it may also lead to creditability risk for an Islamic bank, which in turn may lead to withdrawal risk and the contagion effect. तो नॉन शरिया कंप्लायंस के केस के अंदर सिर्फ जो आपकी इनकम है वो चैरिटी अकाउंट में नहीं जाती, बल्कि इट मे आल्सो लीड टू क्रेडिटेबिलिटी. इसकी वजह से बैंक्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है, और जो कि विड्रॉल रिस्क में जा सकती है, जिससे कंटेजियन इफेक्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है for the Islamic finance industry. Banks' involvement in physical assets may also lead to greater legal risks than the conventional banks have to face. Banks की involvement जो है physical assets के अंदर, ये lead कर सकती है ज़्यादा बड़े legal risks को conventional banks की निस्बत. The results of a survey of 17 Islamic financial institutions conducted by Khan and Habib in 2001 confirms that Islamic financial institutions face some risks arising from profit-sharing investment deposits that are different from those faced by conventional financial institutions. एक सर्वे कंडक्ट हुआ 17 इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिसके रिजल्ट्स कुछ ये थे, खान एंड हबीब ने किया था, जिन्होंने कंफर्म किया कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये कुछ रिस्क्स फेस करते हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट से अराइज होते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. द बैंकर्स कंसिडर दीज यूनिक रिस्क्स मोर सीरियस देन द कन्वेंशनल रिस्क्स फेस्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंकर्स जो हैं इन रिस्क्स को मजीद सीरियस कंसिडर करते हैं कन्वेंशनल बैंक्स की निस्बत, क्योंकि ये इस्लामिक बैंक्स के अंदर प्योरली ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. The Islamic banks feel that returns given on investment deposits should be similar to those given by other institutions. Islamic banks feel करते हैं कि जो हम investment deposits के ऊपर रेट ऑफर कर रहे हैं वो similar होना चाहिए जो कि बाकी institutions दे रहे हैं. They strongly believe that the depositors will hold the bank responsible for a lower rate of return, and this may cause withdrawal of funds by them. उनका एक strong belief है कि अगर इनका लोअर रेट ऑफ रिटर्न होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स के ऊपर आएगी, इस्लामिक बैंक्स के ऊपर, और लोग अपना पैसा वहां से निकलवा लेंगे. द सर्वे ऑल्सो शोज दैट इस्लामिक बैंकर्स जज प्रॉफिट शेयरिंग मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड प्रोडक्ट डेफर्ड सेल्स सलाम एंड इस्तिस्ना टू बी मोर रिस्की देन मुराबहा एंड इजारा. सर्वे ये भी शो करता है कि जो इस्लामिक बैंकर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग मोड्स को जज करते हैं बाय फाइनेंसिंग एंड प्रोडक्ट डेफर्ड सेल्स की बेसिस पर, सलाम एंड इस्तिस्ना जिसे बोलते हैं, जो कि ज़्यादा रिस्की हैं मुराबहा और इजारा की निस्बत. द सर्वे फर्दर रिवील्स that while Islamic banks have established a relatively good risk management environment, the measuring, mitigating and monitoring processes and internal controls need to be further upgraded. सर्वे ये भी रिवील करता है कि ऑल्दो इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं अच्छे रिस्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन इनकी मेजरिंग, इनकी मिटिगेशन, इनकी मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है या इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं, इनको मजीद ज़रूरत है अपग्रेड होने की. The growth of the Islamic financial industry will, to a large extent, depend on how bankers, regulators and Sharia scholars understand the inherent risks arising in these institutions and take appropriate policies to cater for these needs.
ग्रोथ ऑफ इस्लामिक बैंक्स जो है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पर कि बैंकर्स या रेगुलेटर या जो शरिया स्कॉलर्स हैं वो अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर कौन कौन से इनहेरेंट रिस्क शामिल हैं और इनको कैसे केटर किया जा सकता है, कैसे मिटिगेट किया जा सकता है बाय हैविंग द प्रॉपर पॉलिसीज. द प्रॉब्लम्स फेसिंग इस्लामिक बैंक्स as identified by the survey include lack of money market instruments and a legal and regulatory framework that is not supportive to them and could be a source of systematic risk. जो प्रॉब्लम्स इस्लामिक बैंक्स फेस करते हैं वो सर्वे में आइडेंटिफाई हुआ, जिसके अंदर लैक ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाती है और लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सपोर्टिव नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टमैटिक रिस्क इंक्रीज होता है इन इस्लामिक बैंक्स के लिए. Mitigation of the risks would require special expertise and sound knowledge of Sharia rules. Risks का mitigation जो है उसके लिए special expertise चाहिए होती है और sound knowledge चाहिए होता है Sharia rules का, lest it may lead to non-Sharia compliance. Sharia has identified the responsibilities, liabilities of the parties in respect of every contract, and one cannot avoid that responsibility and ability. शरिया ने आइडेंटिफाई की हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज हर पार्टी की जो जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होती हैं, और कोई भी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लायबिलिटीज से बाहर नहीं निकल सकता या उनको अवॉइड नहीं कर सकता. Thus, Islamic banks can manage risk to a certain limit beyond which they'll have to take up the risk or loss. इसलिए इस्लामिक बैंक्स मैनेज कर सकते हैं रिस्क को किसी खास हद तक जो कि इनके रिस्क या लॉस को mitigate कर सके. In ijara, the risk of asset loss, if not due to any negligence of the lessee, will be that of the bank. It cannot ask the lessee to bear the risk in addition to paying the rent. इजारा के केस के अंदर जो रिस्क हैं वो ऑफ कोर्स लेसर को बॉर्न करने पड़ते हैं और लेसी जो कि रेंट पे कर रहा है उसके रेंट से ज़्यादा उससे डिमांड नहीं किया जा सकता कि वो उसके लिए पे करे. The bank will have to bear the cost of managing the risk. बैंक को कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी रिस्क मैनेज करने की. Although it can build such costs into rentals with the free and mutual consent of the lessee and subject to related juristic rules. ये तो हो सकता है कि बैंक्स रेंटल्स के अंदर कुछ ऐसी अमाउंट ऐड कर लें या म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ लेसी जो है वो पे करने को तैयार हो जाए, सब्जेक्ट टू रिलेटेड juristic rules. In Mudarba, the bank as a Mudarib cannot get any remuneration if the Mudarba business incurs loss. मुदारबा के अंदर मुदारिब जो है वो कोई रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता अगर मुदारबा को कोई लॉस हो जाता है. For goods purchased under Salam, the bank can transfer the price and asset risk to any other party through parallel Salam. वो गुड्स जो सलाम के अंदर परचेज की जाती हैं बैंक ट्रांसफर कर सकता है प्राइस को और एसेट रिस्क को दूसरी पार्टी को पैरेलल सलाम एग्जीक्यूट करने के बाद. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल एंड द पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओरिजिनल और पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स की वो इंडिपेंडेंट रहेगी. द बैंक कैन ऑल्सो मिटिगेट द एसेट एंड मार्केट रिस्क बाय एंटरिंग इनटू अ प्रॉमिस टू परचेज बाय एनी प्रोस्पेक्टिव बायर. बैंक मिटिगेट कर सकता है एसेट और मार्केट रिस्क को एक प्रॉमिस टू परचेज में एंटर होने के बाद किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ. रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय क्लाइंट्स कैन बी मिटिगेटेड बाय पुटिंग अ पेनल्टी क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट टू सर्व एज अ डेटरेंट. रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है क्लाइंट्स का उसको मिटिगेट किया जा सकता है एक पेनल्टी क्लॉज डालने से जो कि सर्व करेगी एज अ डेटरेंट. द अमाउंट ऑफ पेनल्टी वुड गो टू द चैरिटी अकाउंट. जो भी अमाउंट ऑफ पेनल्टी होगी वो चैरिटी अकाउंट को जाएगी. दिस इज द केस इन ऑल मोड्स एक्सेप्ट इस्तिस्ना. ये इस्तिस्ना के अलावा बाकी तमाम मोड्स के अंदर अप्लाई होता है. वेयर द बैंक कैन इंसर्ट अ क्लॉज फॉर अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एसेट इन केस ऑफ अ डिले इन डिलीवरी. जहां पर बैंक एक क्लॉज इंसर्ट करता है डिलीवरी डिले होने की केस में. दिस क्लॉज इज टर्म्ड शर्ते जजाई इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर शर्ते जजाई बोला जाता है. द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोविजन इन द केस ऑफ इस्तिस्ना इज दैट मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल एफर्ट.
इसके पीछे लॉजिक जो है वो ये है इस्तिस्ना के केस में कि मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन जो है किसी भी एसेट की वो डिपेंड करती है एक लार्ज एक्सटेंट पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर, कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क बाय द मैन्युफैक्चरर, हार्ड वर्किंग और कमिटमेंट मैन्युफैक्चरर के थ्रू, हु मे स्टार्ट वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पीपल, जो कि काम शुरू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पर दूसरे लोगों के साथ मिलकर। वाइल इन द केस ऑफ मुराबहा एंड सलाम, लेकिन मुराबहा और सलाम के केस में वन पार्टी हैज टू पे द डेफर्ड लायबिलिटी दैट हैज बीन डिफाइंड एंड स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी को पे करना पड़ता है डेफर्ड लायबिलिटी जो कि डिफाइन भी हो और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टिपुलेटेड भी हो। तो यहां तक कुछ फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस की बात हम लोग कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने मल्टीपल स्टेप्स के अंदर देखा और मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखे। हमने कोई 9 मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखे हैं इन मल्टीपल क्लासेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद सफ़र तय करते हैं और इस्लामिक फाइनेंस के फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। और सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डेट वर्सेस इक्विटी। इस्लामिक फाइनेंस क्या कहता है? आफ्टर डिस्कसिंग द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, we take up some related aspects that will be helpful in fully understanding the philosophy of Islamic finance theory. हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्लामिक फाइनेंस का डिस्कस करने के बाद अब कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस थियरी को मजीद डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट ट्रांसपायर्स फ्रॉम द अबव डिस्कोर्स दैट डेट हैज टू रिमेन अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। ये हमें पता चलता है ऊपर की तमाम डिस्कशन से कि डेट को इस्लामिक फाइनेंस का हिस्सा रहना पड़ेगा। Islamic financial institutions, while providing a financial facility through trading activities, create debt that is genuinely shown in their balance sheets. Islamic financial institutions जो हैं अपनी financial liability provide करते हुए trading activities के अंदर debt create करती हैं जो कि balance sheets के अंदर show भी किया जाता है। So the issue is not one of debt versus equity. इसलिए इशू डेट या इक्विटी का नहीं है, बट वन ऑफ पुटिंग ग्रेटर रिलायंस ऑन इक्विटी एंड सब्जेक्टिंग द डेट टू द प्रिंसिपल ऑफ शरिया दैट डेट वंस क्रिएटेड शुड नॉट इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी। इसलिए इशू इज नॉट अबाउट डेट एंड इक्विटी, लेकिन वो ये है कि एक दफ़ा जब इक्विटी लगा दी जाती है तो उसके बाद फिर जो डेट है वो भी अगर आउट कर लिया तो वंस एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो अब उसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के तहत। इन मेनी एरियाज ऑफ बिजनेस शिरका बेस्ड मोड्स ईदर कैन नॉट बी यूज्ड और आर नॉट एडवाइजेबल। कई बिजनेस एरियाज के अंदर शिरका बेस्ड मोड्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते और ना ही एडवाइजेबल हैं, कीपिंग इन माइंड द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल जहन में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अ विडो मे रिक्वायर एन इस्लामिक बैंकर to invest her money in less risky but Sharia compliant business because she is not in a position to bear the risk of loss that could arise in shirka based business. क्योंकि एक बेवा जो कि पैसा देगी इस्लामिक बैंकर को, इन्वेस्टमेंट करेगी अपने पैसे की, वो कह सकती है कि उसका पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना किया जाए जहां पर शिरका बेस्ड हो, वो रिस्क नहीं लेना चाहती, उसको बेशक रिटर्न कम ही मिले। The bank as a trustee would be bound to invest funds of such risk averse investors in trade and इजारा based activities. बैंक ट्रस्टी के तौर पर बाउंड होगा कि उसको इन्वेस्ट करे इजारा बेस्ड एक्टिविटीज में या फिर ट्रेड बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर के। दिस गिव्स राइज टू डेट। यहां से डेट का मामला शुरू होता है। इन लाइन विद द राइटिंग्स ऑफ द पायनियर्स ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, many authors, both economists and financial experts, have been saying that shirka or equity based modes are the only modes which can serve as an alternative to interest in the Islamic framework. जो pioneers हैं आज के Islamic finance के, कई authors, दोनों economists और financial experts बात करते हैं कि interest free अगर इस्लामिक फ्रेमवर्क को बनाना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी शिरका और equity based modes के अंदर ही अवेलेबल है। But this is not the case. Debt has existed forever. Debt हमेशा exist करता है and will remain an important part of individuals and nations economics. और एक इंडिविजुअल की भी और इकोनॉमिक्स की भी का भी एक inseparable part है। The Holy Prophet, peace be upon him, himself incurred debt.
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्जा लिया, बोथ फॉर पर्सनल एंड ऑल्सो फॉर द स्टेट्स रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल के लिए भी और स्टेट रिक्वायरमेंट के लिए भी। द ओनली पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इज, सिर्फ एक पॉइंट जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये है दैट अ डेट शुड नॉट कैरी इंटरेस्ट, डेट जो है वो इंटरेस्ट कैरी ना करे। देयरफॉर डेट क्रिएटिंग मोड्स लाइक मुराबहा, सलाम एंड इजारा will remain as operating tools in the hands of Islamic financial institutions। इसलिए जो आपके डेट क्रिएटिंग मोड्स हैं जिसमें मुराबहा, सलाम और इजारा शामिल हैं, ये ऑपरेटिंग टूल्स ही रहेंगे इन द हैंड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द इशू इज नॉट द परमिसिबिलिटी ऑफ डेट क्रिएटिंग मोड्स, इशू इजाजत का नहीं है, बट अ प्रेफरेंस फॉर इक्विटी बेस्ड मोड्स ओवर डेट क्रिएटिंग मोड्स। इशू क्या है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रेफरेंस इक्विटी बेस्ड मोड्स की है डेट बेस्ड मोड्स की निस्बत। Therefore, the aim is to create a healthy balance between debt-based and equity-based financing for the prosperity of the economy and society। इसलिए एम क्या है कि एक ऐसा हेल्दी बैलेंस क्रिएट करना डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग का, जिससे इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए। एन इकोनॉमी विद अ हेवी रिलायंस ऑन डेट कुड बी हाईली रिस्की, एक इकोनॉमी जिसका ज्यादातर दारोमदार डेट के ऊपर है वो ज्यादा रिस्की भी होगी। इट इज कॉमनली सेड फॉर एग्जाम्पल that in the US personal and public debt has reached a point where it is a cause for concern with respect to the stability of the economy। ये कॉमनली कहा जाता है कि यूएस के अंदर पर्सनल और पब्लिक डेट इस लेवल तक पहुंच चुका है जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है उसकी स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। A state which would have been reached already if not assisted by the twin factors of the US being the only superpower in the world and the US dollar being the reserve currency। तो यूएस जो कि सुपर पावर भी है और उसकी जो डॉलर करेंसी है उसकी अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। द पॉलिसीज ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF, the World Bank and the WTO are also helping the US economy to survive। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल दुनिया के, जिसमें IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड शामिल है, वर्ल्ड बैंक शामिल है, WTO शामिल है, ये यूएस इकोनॉमी को सर्वाइव करने में हेल्प आउट कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इनकरिंग हैवी डेट्स एट द कॉस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। इस हैवी डेट्स को इनकर करने के बावजूद जो कि कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मौजूद है। तो यहां तक डेट और इक्विटी की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका जो कन्वेंशनल फाइनेंस है या स्टैंडर्ड फाइनेंस है उसके अंदर भी डेट और इक्विटी के दरमियान जो हम बात करते हैं जिसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत बात हुई, बड़ी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशंस आई और जो पहली थ्योरी आई वो मॉडिग्लियानी एंड मिलर की तरफ से थी। उन्होंने कुछ एजम्पशंस लेते हुए ये बात कही कि डेट या इक्विटी मैटर नहीं करती। उसके अंदर कई एजम्पशंस थी कि आपकी मार्केट परफेक्ट है, टैक्स नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इस तरह की देयर वाज ह्यूज डिस्कशन। लेकिन उसके बाद उन्होंने ही, जिन्होंने ये इररिलेवेंस थ्योरी दी, MM थ्योरी भी इसको बोलते हैं, उन्होंने ही बाद में कहा कि अगर हम एक एक फैक्टर को ऐड करना शुरू करें तो आपका जो डेट है वो मैटर करना शुरू हो जाता है। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि कोई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर अगली थ्योरी में कहा कि नहीं, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की। एक तो ये कि जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो जाए और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है मैक्सिमम हो जाए, आपको अपना डेट लेवल वो रखना चाहिए। फिर कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर एक और थियरी आई जिसे हम लोग ट्रेड ऑफ थियरी बोलते हैं। यहाँ पर 100% वैल्यू प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था कि आप अगर शेयर्स डेट लेते हैं तो शेयर्स रिटायर करते हैं, ये एक ट्रेड ऑफ होता है डेट और इक्विटी के दरमियान। फिर एक और थियरी आई जिसे हम लोग पैकिंग ऑर्डर थियरी बोलते हैं। पैकिंग ऑर्डर थियरी का मतलब ये है कि कंपनियां अपना एक ऑर्डर बनाती हैं जब भी कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उस ऑर्डर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफर किया जाता है आपके अपने इंटरनल फाइनेंसेस को। जब इंटरनल फाइनेंसेस खत्म हो जाते हैं तो अगले नंबर के ऊपर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डेट और फिर उसके बाद इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर बात करते हैं। इनके पीछे बहुत डिटेल्ड असम्पशंस, बहुत डिटेल थियरीज मौजूद हैं इन तमाम थियरीज की बेसिस के ऊपर। लेकिन एनीवेज स्टैंडर्ड फाइनेंस के अंदर भी आपका डेट और इक्विटी जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो
इस्लामिक फाइनेंस के अंदर भी देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी, और यहाँ पे भी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कंपनीज का रिस्क जो है वो डेट के ऊपर बेस कर रहा होता है इन अ वे और द अदर। आई होप आपको डेट वर्सेस इक्विटी का कॉन्सेप्ट इस्लामिक फाइनेंस में समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं इस्लामिक बैंकिंग, जिसे बिजनेस वर्सेस बेनेवलेंस। इस्लामिक बैंक्स डू बिजनेस जस्ट लाइक देयर काउंटरपार्ट्स ऑन द कन्वेंशनल साइड with the difference of keeping in mind Sharia compliance aspects। इस्लामिक बैंक्स भी बिजनेस करते हैं बिल्कुल अपने काउंटर पार्ट्स की तरह, जिनको हम कन्वेंशनल साइड बोलते हैं, लेकिन सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है? इस्लामिक बैंक्स को शरिया कंप्लायंस इंश्योर करनी होती है। देयर हैज बीन अ मिथ इन सम सर्कल्स दैट इस्लामिक बैंक्स नीड टू वर्क एज सोशल सिक्योरिटी सेंटर्स। एक मिथ है कि इस्लामिक बैंक्स को एक सोशल सिक्योरिटी सेंटर के तौर पे काम करना चाहिए, providing only return-free loans or charity to the needy and for benevolence। कि इस्लामिक बैंक्स इंटरेस्ट फ्री रिटर्न फ्री लोन्स दें, चैरिटी करें नीडी लोगों को और उनकी बेनेवलेंस के लिए। दिस मिथ हैज टू बी रिमूव्ड बिकॉज बिजनेस एंड बेनेवलेंस आर टू सेपरेट थिंग्स। इस मिथ को रिमूव होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और बेनेवलेंस जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Individuals have the right to spend for benevolence out of their income। Individuals के पास राइट है कि वो benevolence के लिए खर्च करें अपनी पॉकेट मनी से, for which they will be rewarded in the hereafter as per Sharia tenets, जिसके बारे में इनको रिवॉर्ड किया जाएगा जब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे। But the banks that hold depositors' money as a trust are not allowed to dole out the trust funds at their discretion। लेकिन बैंक्स जो लोगों का पैसा लेकर काम कर रहे हैं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपना पैसा इस तरीके से डोल आउट करें अपनी डिस्क्रिशन पर। नॉर्मली द मिडिल क्लास इन ऑल सोसाइटीज कीप फंड्स इन बैंक्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस ग्रुप्स। नॉर्मली किसी भी सोसाइटी में जो मिडिल क्लास तबका है वही पैसा बैंक्स के पास रख रहा होता है, हु आर जनरली अफ्लुएंट एंड रिलेटिवली रिचर देन द मैसेज इन अ सोसाइटी। और उनका पैसा कौन इस्तेमाल कर होते हैं? वो बिजनेस ग्रुप्स, जो कि नॉर्मली मिडिल क्लास से ऊपर वाली क्लास होती है, और वो बिजनेस ग्रुप्स उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। इस्लामिक बैंक्स आर डूइंग बिजनेस विद द अवेलेबल फंड्स एंड पासिंग ऑन अ पार्ट ऑफ द इनकम टू द फंड ओनर्स, डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स। इस्लामिक बैंक्स जो कि बिजनेस करते हैं अवेलेबल फंड्स की बेसिस के ऊपर, और पास ऑन करते हैं अपनी इनकम का पार्ट फंड ओनर्स को, डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर्स को। Any bank may like to provide return-free loans out of its own equity funds or accumulated charity fund with the approval of the Sharia advisor or engage in other social security activities। कोई भी बैंक जो कि प्रोवाइड करना चाह सकता है रिटर्न फ्री लोन्स को अपनी इक्विटी में से या अपनी accumulated चैरिटी फंड में से विद अप्रूवल ऑफ शरिया एडवाइजर की अप्रूवल के साथ, या एंगेज हो सकता है सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज के अंदर, बट दिस शुड नॉट नेगेटिवली अफेक्ट इट्स फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द डिपॉजिटर्स। लेकिन इसको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करना चाहिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो कि डिपॉजिटर्स की तरफ है। टू फुलफिल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैंक्स विल अंडरटेक ट्रेडिंग एंड इजारा बिजनेस, provide agency-based services against fees, and adopt all risk mitigation techniques remaining within the limits imposed by the Sharia। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए बैंक्स को ट्रेडिंग करनी पड़ती है, इजारा बिजनेसेस करना पड़ता है, एजेंसी बेस्ड सर्विसेज देनी पड़ती हैं फीस के लिए, और अडॉप्ट करना पड़ता है तमाम रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स जो कि शरिया के रूल्स के अंदर रहते हुए मौजूद हों। Islamic banks sell goods purchased by them at a profit। इस्लामिक बैंक्स सेल करते हैं गुड्स को प्रॉफिट के ऊपर। लीज एसेट्स अगेंस्ट रेंटल्स, लीज एसेट्स करते हैं रेंटल्स के अगेंस्ट, एंड शेयर द प्रॉफिट और बेयर द लॉस अक्रूइंग फ्रॉम शिरका बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। और प्रॉफिट को शेयर करते हैं जो कि शिरका बेस्ड इन्वेस्टमेंट से उनके पास आता है। दे हेल्प सोसाइटी टू डेवलप बाय फैसिलिटेटिंग एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। वो सोसाइटी को हेल्प आउट करते हैं एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में फैसिलिटेशन करके, एंड द सप्लाई ऑफ रिस्क बेस्ड कैपिटल, और रिस्क बेस्ड कैपिटल की सप्लाई के साथ, सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज ऑफ देयर बोर्ड्स एंड इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स।
They can also take part in social and welfare activities, but this will not reflect their normal course of business. वो अपने बोर्ड से अप्रूवल के साथ सोशल एक्टिविटीज के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट देयर कोर एक्टिविटी, या इनका जो है वो कोर ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता. ओके, तो ये तो बात थी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस और बेनेवलेंस. अब बात करते हैं एक्सचेंज रूल्स की. इस्लामिक बैंक्स एक्टिविटीज एज डिस्कस्ड अबव इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी. इस्लामिक बैंक्स या उनकी एक्टिविटीज जो हैं, जैसे ऊपर डिस्कस किया, ये इन्वॉल्व करती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स को मनी के साथ, विच मे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स लाइक साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑन द स्पॉट, जिसकी कई फॉर्म्स हो सकती हैं, जिसके अंदर साइमल्टेनियस एक्सचेंज भी है. ऑन स्पॉट, स्पॉट डिलीवरी एंड डेफर्ड पेमेंट. स्पॉट डिलीवरी और पेमेंट अगर डेफर कर दी जाए, या स्पॉट पेमेंट एंड डेफर्ड डिलीवरी, तीन सिचुएशंस हो सकती हैं. एक तो स्पॉट सेल हो जाए, पैसे दो और साथ ही चीज भी ले लो. दूसरा, स्पॉट पेमेंट कर दो, फॉरेन पेमेंट कर दो, लेकिन डिलीवरी डिले हो, या डिलीवरी फॉरेन ले लो और पेमेंट डिले हो. फॉर सच एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स द शरिया हैज एडवाइज्ड एक्सचेंज रूल्स. इन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए शरिया ने कुछ रूल्स दिए हैं that are quite different from the rules applied in conventional finance, जो कि conventional finance के rules से different है, which are very flexible due to the absence of any sharia related limitations, जो कि बड़े flexible हैं conventional finance के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई sharia based rules जो हैं वो मौजूद नहीं है, limitations नहीं है वहाँ पर. The most strategic difference between Islamic and conventional rules is that in the later case both items of exchange in a transaction can be delayed, deferred, and the goods purchased and even the options sold onward without taking ownership of the underlying assets or possession of the related risk. In Islamic finance, only one of the items of an exchange contract can be delayed and goods not owned or possessed cannot be sold. इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो चीज़ें आप ओन नहीं करते, आप उनको नहीं बेच सकते, और सिर्फ किसी एक पार्ट को डिले किया जा सकता है. Exchange rules are different for different contracts. Exchange rules different हैं different contracts के लिए, and types of wealth, और wealth की types के लिए. Goods other than gold, silver and monetary units, durable assets and shares representing pools of assets can be exchanged with money at market-based pricing with at least one item of the exchange delivered on the spot. गुड्स जो हैं गोल्ड के अलावा, सिल्वर के अलावा या मॉनेटरी यूनिट्स के अलावा, ड्यूरेबल एसेट्स एंड शेयर्स रिप्रेजेंटिंग पूल्स ऑफ एसेट्स कैन बी एक्सचेंज, इनको एक्सचेंज किया जा सकता है विद मनी एट मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, उन प्राइसेस के ऊपर जो मार्केट में चल रही हैं, या एटलीस्ट वन आइटम ऑफ द एक्सचेंज डिलीवर ऑन द स्पॉट, जो स्पॉट पे किसी एक आइटम की डिलीवरी हो जाए. गोल्ड, सिल्वर और एनी मॉनेटरी यूनिट एथमान are subject to the rules of Bay al-Sarf. गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मॉनेटरी यूनिट जो है वो सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ Bay al-Sarf की जाती हैं. दैट इज इक्वल फॉर इक्वल एंड हैंड टू हैंड इन द केस ऑफ होमोजीनियस करेंसी, जो कि है क्या, इक्वल टू इक्वल, बराबरी के साथ, हैंड टू हैंड, हाथ से हाथ, इन द केस ऑफ होमोजीनियस करेंसी, होमोजीनियस करेंसी के केस के अंदर, and hand to hand in the case of different units of currency being exchanged, और hand to hand जहां पर different units of currency exchange किए जा रहे हो. Usufruct and services, leasing services can be exchanged with rentals or wages to be paid in advance. Usufruct और services जो हैं जैसे leasing, ये services जो हैं इनको exchange किया जा सकता है rentals और wages के against, जो कि in advance पे की जाती हैं, on the spot और deferred. ऑन द स्पॉट भी हो सकती हैं या जिनको डेफर किया जाता है. लोन्स, डेट्स हैव टू बी पेड विदाउट प्रीमियम. लोन्स या डेट्स जो हैं ये पे किए जाते हैं प्रीमियम के बगैर, एंड डिस्काउंट एंड कैन नॉट बी सोल्ड. कोई प्रीमियम या डिस्काउंट इन पे चार्ज नहीं किया जाता और इनको बेचा भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट बाय रिकोर्स टू द ओरिजिनल डेटर एंड एट फेस वैल्यू. बेचा भी नहीं जा सकता ओरिजिनल डेटर के रिकोर्स के बगैर और उसकी फेस वैल्यू के अलावा. The famous hadith of the Holy Prophet, peace be upon him, regarding the exchange of 6 commodities. Holy Prophet, peace be upon him, की जो एक हदीस है फेमस 6 commodities के बारे में, जिसमें क्या क्या शामिल है, गोल्ड, सिल्वर, wheat, barley, dates and salt, has laid the foundation of these rules. इन रूल्स की बेस यहां से ली गई.
These commodities belong to two categories. ये commodities दो categories से belong करती हैं. Two gold and silver, दो तो एक gold और silver है, can serve as monetary units. Monetary units के तौर पे काम कर सकते हैं. While the remaining four are edible goods. बाकी चार जो हैं वो खाने वाली चीजें हैं. On this basis, jurists have identified two causes. Jurists ने दो causes identify किए हैं. Illah of prohibition and held detailed discussions on the rules in respect of application to other goods, reaching consensus on a number of aspects. कई aspects के ऊपर consensus is there. The OIC Fiqh Council in its 11th session, OIC ने अपनी council के अंदर Fiqh Council के अंदर अपने 11वें सेशन में 14 से 19 नवंबर जो कि 1998 को हुआ, resolved it is not permissible in Sharia to sell currencies by deferred sale. इसकी इजाजत नहीं है शरिया के अंदर कि करेंसी को सेल करें डेफर्ड सेल के तौर पर. एंड इट इज नॉट परमिसिबल स्टिल टू फिक्स अ डेट फॉर एक्सचेंजिंग देम. और इसकी भी अभी तक इजाजत नहीं कि इसके लिए कोई तारीख मुकर्रर कर लें उनको एक्सचेंज करने के लिए. दिस इज एविडेंस इन द कुरान, सुन्ना एंड इजमा. इसका एविडेंस जो है कुरान, सुन्ना और इजमा से लिया गया. The council observed that contemporary money transactions are major factors behind the financial crisis and instability in the world and recommended. Council ने observe किया कि जो आज के दौर में money transactions हैं और major factors जो हैं वो major factors हैं financial crisis के या instability के दुनिया में, और recommend किया. It is incumbent upon Muslim governments to exercise control over money markets. ये बहुत ज़रूरी है मुस्लिम गवर्नमेंट्स के लिए कि वो एक्सरसाइज करें अपनी मनी मार्केट्स के कंट्रोल को, एंड टू रेगुलेट देयर एक्टिविटीज़, और उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करें, टू रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन्स इन करेंसीज एंड अदर मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस. वो तमाम ट्रांजेक्शन्स जो कि करेंसी में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक शरिया, इस्लामिक शरिया के प्रिंसिपल्स के मुताबिक. बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर द सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट इकोनॉमिक डिजास्टर. क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं सेफ्टी वाल्व है इकोनॉमिक डिजास्टर्स के अगेंस्ट. एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ एक्सचेंज, द OIC Fiqh Council in its 19th session, which was conducted on from 1st to 6th April 1995, resolved the following regarding crediting a sum of money to the bank account of a customer in the following cases. वो क्या हैं cases? Where a sum of money has been credited to the account of the customer either directly or through a bank transfer. जहाँ पर पैसा जो है वो क्रेडिट हो गया किसी कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली या बैंक ट्रांसफर के थ्रू. Where a customer contracts a sale of surf, जहाँ पर कस्टमर एक सेल ऑफ सर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है by purchasing a currency for another currency, जहाँ पर करेंसी परचेज की जाती है किसी और करेंसी के लिए, स्टैंडिंग इन हिज ओन अकाउंट, अपने ही अकाउंट के अंदर. नंबर 3, वेयर द बैंक बाय ऑर्डर ऑफ द कस्टमर डेबिट्स अ सम ऑफ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड क्रेडिट्स इट टू अनदर अकाउंट. जहां पर क्लाइंट या कस्टमर जो है वो डेबिट करता है अपने अकाउंट से पैसे को और दूसरे के अकाउंट के अंदर क्रेडिट कराता है इन अनदर करेंसी, दूसरी करेंसी के अंदर, ईदर इन द सेम बैंक, चाहे वो एक ही बैंक हो या इन अनदर बैंक, दूसरे बैंक में, नो मैटर वेदर इट इज क्रेडिटेड इन फेवर ऑफ द सेम कस्टमर और इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. ये भी मैटर नहीं करता कि वो उसी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या किसी और बंदे के. बट इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक्स टू कीप इन माइंड द इस्लामिक रूल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्फ. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बैंक्स दिमाग में रखें इस्लामिक रूल्स जो गवर्न कर रहे हैं सर्फ को. If such crediting takes some time to enable the beneficiary to draw the amount so credited, this delay can be allowed, provided that it does not exceed the usual period normally allowed in such a transaction. अगर ये जो क्रेडिटिंग है ये कुछ वक्त ले लेती है बेनिफिशियरी को एनेबल करने के लिए, अमाउंट जो उसने क्रेडिट की ड्रॉ करते हुए, ये डिले अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट it does not exceed the usual period normally allowed in such a transaction, provided that कि ये उस पीरियड से एक्सीड ना करे जो नॉर्मली अलाउड होता है. However, the beneficiary of such crediting cannot deal in the currency during the allowed period. लेकिन ये जो बेनिफिशियरी है इस क्रेडिटिंग की, ये डील नहीं कर सकती
करेंसी के बारे में ड्यूरिंग द अलाउड पीरियड अंटिल द क्रेडिटिंग टेक्स इट्स फुल इफेक्ट बाय एनेबलिंग द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ द अमाउंट, जब तक बेनिफिशियरी जो है वो पूरी अमाउंट वहां से ड्रॉ नहीं हो जाती. एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंस ऑफ दिस हदीथ, Imam Nawawi, an eminent commentator of Sahih Muslim, says that in the case of all commutative contracts, when the effective cause illah of prohibition of exchange of two commodities is different, a shortfall, excess or delay in payment are both permissible. इस हदीथ को एक्सप्लेन करते हुए इमाम नवावी, जो कि एक एमिनेंट कमेंटेटर हैं सही मुस्लिम के, फरमाते हैं कि कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जब इफेक्टिव कॉज इल्ला जो है उसमें प्रोहिबिशन ऑफ एक्सचेंज दो कमोडिटीज़ की हो और वो डिफरेंट हो, एक जो शॉर्टफॉल या एक्सेस है डिले इन पेमेंट का, दोनों की इजाज़त है. एज फॉर एग्जांपल इन द सेल ऑफ गोल्ड, जैसे सेल ऑफ गोल्ड, या डॉलर्स फॉर वीट, वीट के केस में डॉलर्स, द फॉर्मर बीइंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द लेटर एन एडिबल आइटम. जो पहला है डॉलर यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वीट जो है वो एक एडिबल आइटम है. व्हेन द कमोडिटीज आर सिमिलर, जहां पे कमोडिटीज एक जैसी हैं, एन एक्सेस डेफिशिएंसी और डिले इन पेमेंट आर बोथ प्रोहिबिटेड. यहां पर ज्यादा या कमी या डिले ऑफ पेमेंट जो है वो दोनों मना है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फॉर गोल्ड और वीट फॉर वीट, व्हेन द कमोडिटीज आर हेट्रोजीनियस बट द इल्ला इज द सेम, as in the case of the sale of gold for silver or rupees for dollars, the common illah being their use as media of exchange, or of wheat for rice, the common illah being edibility, then excess or deficiency is allowed while a delay in payment is not allowed. जब commodities आपकी heterogeneous हो तो illah और illah same हो, जैसे सेल ऑफ गोल्ड जो है सिल्वर के लिए या रुपी जो है वो डॉलर के लिए, तो वीट जो है वो राइस के लिए, तो एक्सेस या डेफिशिएंसी जो है वो अलाउड है, या डिले ऑफ पेमेंट जो है उसके अंदर अलाउ नहीं है. एक्सेस या डेफिशिएंसी अलाउ है, डिले ऑफ पेमेंट अलाउ नहीं है. लेकिन जहां पर ये होमोजीनियस है वहां पर इनमें से कोई भी चीज अलाउड नहीं है. एज सच फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर दैट सर्व एज थमान इज फॉरबिडन. फ्यूचर ट्रेडिंग जो है कमोडिटीज की, जैसे गोल्ड और सिल्वर जो है, जो थमान के तौर पर सर्व करते हैं, इसको मना फरमाया गया. आफ्टर एनालिसिस ऑफ द फिक लिटरेचर ऑन द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर्स वी कम अक्रॉस द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट पॉइंट्स. एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फिक जो है लिटरेचर का एक्सचेंज ऑफ सिमिलर चीजों की जो है, कुछ फॉलोइंग सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो है वो सामने आते हैं. पहला, एक्सचेंज शुड बी विदाउट एनी एक्सेस. एक्सचेंज जो है वो एक्सेस के बगैर होनी चाहिए. इट फॉलोज दैट द डेट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सेटल्ड विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल लीगल स्टैंडर्ड. ये फॉलो करता है कि जो आपका डेट कॉन्ट्रैक्ट है उससे लाजमी सेटल होना चाहिए ओरिजिनल लीगल स्टैंडर्ड के तहत. मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसा जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज होता है. नंबर 2, सिंस द वैल्यू ऑफ मनी कैन राइज एज वेल एज फॉल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है इन्फ्लेशन के दौरान, एंड डिफ्लेशन रिस्पेक्टिवली. इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के केस में द सेटलमेंट ऑफ अ डेट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड. डेट कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट जो है वो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल डेट ऑफ एग्रीमेंट. जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ एग्रीमेंट है उसी को, विच कैन बी टेकन एज अ बेस ईयर, जिसको बेस ईयर लिया जा सकता है. We need to keep in mind the difference between the natures of sale and loan contracts. हमें डिफरेंस इन में रखना चाहिए नेचर ऑफ सेल और लोन कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान. An exchange in the form of loans, which intrinsically means a delay in repayment. एक एक्सचेंज जो है जो लोन के फॉर्म में होती है, जिसमें इंट्रिंसिकली मतलब यह है कि डिले ऑफ रीपेमेंट, मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट्स, जिनकी अमाउंट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए. दिस इज बिकॉज लोनिंग इज अ वर्चुअस एक्ट इन विच एग्जैक्टली द सेम और सिमिलर अमाउंट हैज टू बी रिटर्न. ये एक वर्चुअस एक्ट है जिसमें बिल्कुल सेम अमाउंट जो है वो या सिमिलर अमाउंट जो है वापस होनी चाहिए. इफ द बोरोड कमोडिटी इज फंजेबल, अगर जो बोरोड कमोडिटी है वो फंजेबल है, एज करेंसी नोट्स आर, जैसे करेंसी नोट्स होते हैं, एग्जैक्टली इट्स सिमिलर इज टू बी रीपेड, बिल्कुल उसी की तरह की जो है वो वापस की जाएगी. इन द केस ऑफ नॉन फंजेबल गुड्स
जहां पर नॉन फंजेबल गुड्स मौजूद होती हैं, द लोन कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। लोन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मनी के टर्म्स के अंदर। एंड इन द केस ऑफ टू सिमिलर गुड्स, और दो सिमिलर गुड्स के केस में, द कंडीशन ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ ईदर इज प्रोहिबिटेड। किसी की भी एक्सेस पेमेंट जो है उससे मना फरमाया गया। इवन व्हेन इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज और सेल, चाहे ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज या सेल की हो, नॉट अ लोन, लोन की ना हो। वाइल बार्टर ट्रांजैक्शंस आर वेरी रेयर इन द मॉडर्न एज एंड बैंक्स आर नॉट लाइकली टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज। जबकि बार्टर एक्टिविटीज जो है वो आज के दौर के अंदर बहुत रेयर हैं और बैंक्स जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स आर इंक्लूडेड इन द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। फॉरेन एक्सचेंज जो है की डीलिंग जो है वो इंक्लूड की जाती है नॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर बैंक्स की एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट इज इम्पेरेटिव देयरफॉर दैट व्हेन अ सेल ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये इम्पेरेटिव है कि जब भी एक सेल ट्रांजैक्शन हो रही हो among currencies, the exchange has to take place instantly and not on a deferred basis. तो exchange फौरन होना चाहिए, deferred basis पर नहीं होना चाहिए। There are numerous traditions of the Holy Prophet to this effect. हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल मौजूद है। As regards currency futures, some scholars forbid them while others distinguish between the following two cases. करेंसी फ्यूचर्स के बारे में कुछ स्कॉलर्स तो फौरन मना करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो दो केसेस के दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट इज वेयर वन करेंसी इज डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट एंड द अदर इज डिलेड। पहला यह है कि पहली करेंसी जो है वो तो इन टाइम या स्पॉट पे डिलीवर हो, लेकिन दूसरी करेंसी डिले हो। दिस इज फॉरबिडन, इसे मना फरमाया गया। द सेकेंड दैट इज परमिटेड, दूसरा जिसकी इजाजत है, इन्वॉल्व्स द फ्यूचर एक्सचेंज ऑफ बोथ करेंसीज। फ्यूचर में एक्सचेंज हो दोनों करेंसीज की एट द प्रीवियसली एग्रीड रेट, पहले से जो एग्रीड रेट है उसके ऊपर। देयरफॉर फॉरवर्ड कवर इन करेंसीज कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस ओनली फॉर फुलफिलिंग द रियल एक्सचेंज नीड्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड नॉट फॉर मेकिंग स्पेकुलेटिव गेन्स। इसलिए जो फॉरवर्ड कवर है करेंसी का वो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस ओनली फॉर फुलफिलिंग द रियल एक्सचेंज नीड्स, जो कि रियल एक्सचेंज नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ऑफ द ट्रेडर्स एंड नॉट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। द क्लाइंट वुड एंटर इनटू अ प्रॉमिस विद द बैंक टू सेल और परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंसी। क्लाइंट जो है एक प्रॉमिस में आएगा बैंक के साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंसी को परचेज करने के लिए अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी एट द एग्रीड रेट, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट एक एग्रीड रेट पर, बट the actual exchange of both currencies would be simultaneous. लेकिन जो actual exchange है दोनों currencies की वो simultaneous होगी। Some scholars from the Indo-Pak subcontinent have suggested the use of salam in fulus. कुछ scholars ने Indo-Pak subcontinent से जिनका ताल्लुक है उन्होंने suggest किया है use of salam को in fulus, coins of inferior metals. However, the forward sale or purchase of currencies in the form of salam is not a valid contract. लेकिन जो फॉरवर्ड सेल है परचेज ऑफ करेंसीज की इन द फॉर्म ऑफ सलाम, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, पेपर मनी कैन बी यूज्ड ओनली एज अ प्राइस। पहले जैसे बताया गया कि पेपर मनी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ एज अ प्राइस। इट कैन नॉट सर्व एज अ कमोडिटी टू बी सोल्ड इन सलाम। ये कमोडिटी के तौर पर काम नहीं कर सकती जिसको सलाम के तौर पर बेचा जा सके। द काउंटर वैल्यूज टू बी एक्सचेंज इन सलाम include the price on the one hand and the commodity on the other. काउंटर वैल्यूज जो हैं जो कि एक्सचेंज हो रही हैं सलाम में, ये इंक्लूड करती हैं प्राइस एक साइड पर और कमोडिटी दूसरी साइड पर। मतलब सलाम के केस के अंदर जब कुछ एक्सचेंज होता है तो कमोडिटी और प्राइस के अंदर एक्सचेंज हो रही होती है। द कमोडिटी इज टू बी डेफर्ड, कमोडिटी को डेफर करना पड़ता है इन सलाम। एंड इफ द प्राइस इज ऑल्सो डेफर्ड, और अगर प्राइस भी डेफर हो जाए, द सलाम कॉन्ट्रैक्ट विल मीन द एक्सचेंज ऑफ डेट अगेंस्ट डेट। तो जो सलाम कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब ये होगा कि हम डेट का एक्सचेंज कर रहे हैं डेट के अगेंस्ट, विच इज प्रोहिबिटेड, जिससे मना फरमाया गया। सलाम के अंदर क्या है कि आप ऑफ कोर्स प्राइस और जो आपकी गुड है या आपकी जो कमोडिटी है उसके दरमियान एक्सचेंज डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर कमोडिटी डेफर हो जाए और
जो प्राइस है वो या उसका जो पैसा है वो एट द स्पॉट मिल जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइस और सलाम दोनों डेफर हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि डेट अगेंस्ट डेट जो है वो हो रहा है, जिससे की ममानियत फरमाई गई। इफ द प्राइस इन सलाम इज इन US डॉलर, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस इन सलाम जो है वो US डॉलर में है एंड द कमोडिटी टू बी सोल्ड इन रुपीज, और जो कमोडिटी बेची जा रही है वो रुपए में है, इट विल बी अ करेंसी ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन जो है दैट वुड बी अ करेंसी ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेड थ्रू सलाम, जो कि सलाम के थ्रू नहीं हो सकती, बिकॉज सच एन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज रिक्वायर्स साइमल्टेनियस पेमेंट ऑन बोथ साइड्स। चूंकि जो ऐसी एक्सचेंज है करेंसी की वो रिक्वायर करती है साइमल्टेनियस पेमेंट को दोनों साइड्स पर, वाइल इन सलाम डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी इज डेफर्ड। लेकिन सलाम के अंदर जो आपकी डिलीवरी ऑफ कमोडिटी है इसको डेफर कर दिया जाता है। तो एक्सचेंज रूल्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें अगर चीदा कुछ बातों को डिस्कस किया जाए, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी गुजार दिए थे, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात मजीद करना चाहूँगा कि जब हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़ की बात करते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर हैं और ये थमान के तौर पे काम करते हैं, तो इसको मना फरमाया गया है। फिक लिटरेचर ने एक्सचेंज ऑफ सिमिलर्स जो हैं उसके बारे में जब एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो उसके बारे में कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट किया गया था जो मैं चाहूँगा कि आपके साथ थोड़ा सा ज़रा दोबारा डिस्कस करूँ। एक्सचेंज शुड बी विदाउट एनी एक्सेस। एक्सचेंज जो है वो किसी भी एक्सेस के बगैर होनी चाहिए। क्या मतलब? वही वाली रिबा वाली बात जिसको हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो एक्सचेंज है वो इक्वल टू इक्वल होना चाहिए। इट फॉलोज दैट द डेट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सेटल्ड विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल लीगल स्टैंडर्ड। ये रेफर करता है कि जो आपका डेट कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनल लीगल स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। मनी जो है उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी ले रहे हैं और कोई कमोडिटी ले रहे हैं तो जितने की कमोडिटी है ऑफ कोर्स उतना ही पैसा बीच में आना चाहिए, बीच में कोई एक्सेस शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर एक्सेस शामिल होता है तो व्हाट वुड दैट मीन? उसका मतलब ये होगा कि हम उसमें रिबा शामिल कर रहे हैं जिसकी सख्ती से ममानियत फरमाई गई है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। दूसरा, सिंस द वैल्यू ऑफ मनी कैन राइज एज वेल एज फॉल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रिस्पेक्टिवली, चूंकि पैसे की वैल्यू जो है, मनी की वैल्यू जो है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के केस में। इन्फ्लेशन के केस से क्या मुराद? जब चीज़ों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो आपके पैसे की प्राइस डिक्रीज कर रही होती है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि एक शर्ट मैं आज 50 रुपए की खरीद सकता हूँ, तो आज से एक साल के बाद अगर मैं 100 रुपए की वो शर्ट खरीदूंगा तो इसका मतलब है मेरा जो आज का 50 रुपया था वो अब कल के 100 रुपए के बराबर है, तो मेरे पैसे की वैल्यू क्या हुई? वो डिक्रीज कर गई। डिफ्लेशन के केस के अंदर अगर मैं एक शर्ट आज 50 रुपए की खरीद सकता हूं और एक साल के बाद वही शर्ट मैं 25 रुपए की खरीद सकता हूं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो आज के 50 रुपए की वैल्यू है वो एक साल के बाद कितनी हो जाएगी? 25 रुपए। तो मेरी वैल्यू ऑफ पैसा हैज बीन इंक्रीज्ड। तो इसलिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दरमियान आपके पैसे की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है। द सेटलमेंट ऑफ अ डेट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड। आपका जो डेट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सेटलमेंट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल डेट ऑफ एग्रीमेंट। ओरिजिनल डेट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप उससे आगे पीछे करेंगे तो ऑफ कोर्स पैसे की वैल्यू आपकी जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, विच कैन बी टेकन एज अ बेस ईयर, जिसको हम लोग ऐसे बेस ईयर भी ले सकते हैं ताकि उसके साथ हम लोग उसका कंपैरिजन क्रिएट कर सकें। तो ये बातें थी कुछ एक्सचेंज रूल से रेलिवेंट। तो आज यहाँ तक ही आज की क्लास में रखते हैं, एक्सचेंज रूल्स तक। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी समरी डिस्कस किए लेते हैं। क्या कुछ पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने बात वही इस्लामिक फाइनेंस की फ़िलॉसफी से ही स्टार्ट की, जहाँ पर हमारे 2 या 3 कुछ पॉइंट्स रहते थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डेट वर्सेस इक्विटी के ऊपर बात की, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ मैंने कन्वेंशनल थ्योरीज की बात की और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि इस्लाम डेट और इक्विटी के दरमियान में मवाजना कैसे करता है। फिर हमने इस्लामिक बैंकिंग
जिसमें बिजनेस वर्सेस बेनेवलेंस की बात की, जहाँ पे लोगों की मिसकॉन्सेप्शन को डिस्कस किया कि लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो शायद बिजनेस नहीं है, वो एक बेनेवलेंस का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि ऑफ कोर्स ये किसी और का पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनके पास डिस्क्रिशन नहीं होती कि उसको चैरिटी पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर ऐसा करेंगे तो पहले एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेंगे, फिर वो काम करेंगे। ये भी एक ओरिजिनल बिजनेस है। फिर हम लोगों ने एक्सचेंज रूल्स की बात की कि चीज़ों का एक्सचेंज कैसे होना चाहिए, कैसे इसको मूव करना चाहिए, और इसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे डिस्कस किए कि शरीयत क्या कहती है और किस किस सिचुएशन में आप पेमेंट डिले कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो, और मजीद एक्सचेंज रूल्स क्या हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात शुरू करेंगे फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। मैंने जो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे इसके अंदर, एक्सचेंज रूल्स के अंदर, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली बात कि आपकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।